नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे आपको टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं बच्चों। और आज फाइनली हेलो एल्केन हेलो एरीन का हम आखिरी लेक्चर पे पढ़ रहे हैं। आज हम आखिरी लेक्चर पे पहुंच गए हैं आज, और इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। लेकिन आज का जो आखिरी लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं हेलो एरीन के बारे में। जैसा कि आप लोग टाइटल वगैरह समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। फिर अगर हमारे पास समय बचता है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेंगे इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको आपको किसी भी हाल में याद करना ही करना है, जो आपको एग्जाम में हमेशा हेल्प करेंगे और उनमें क्या खास भी है और वो कन्वर्जन में किस तरीके से काम आती हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं हेलो एरीन के बारे में। अब हेलो एरीन जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो हेलो एल्केन में हम लोगों ने एक बात नोटिस की, अगर आपको याद हो, कि हेलो एल्केन जो होते हैं वो लोग बहुत आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। लेकिन हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी आसानी से नहीं शो करती हैं। उसका कारण है, उसका कारण पढ़ने के लिए पहले आपको पढ़ना होगा रेजोनेंस ऑफ हेलो एरीन। उससे पहले आपको पढ़ना होगा हेलो एरीन का रेजोनेंस कैसे होता है। तो सबसे पहले याद करेंगे कि हेलो एरीन, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो पढ़ाई है ये हमारी 11th क्लास की पढ़ाई है। हेलो एरीन में हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, कुछ हमारे पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। जो मैं यहाँ करने वाला हूँ ये 11th क्लास की पढ़ाई है। इसके पास कितने लोन पेयर्स होते हैं बच्चों? 3 लोन पेयर्स होते हैं। अब 3 लोन पेयर्स आपको पता ही है रोटेट करते रहते हैं। ये वाला लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, अगर आपको याद हो तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे Cl का बन जाएगा डबल बॉन्ड और Cl पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि उसने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना लिया। लेकिन ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर आ जाएंगे और ये वाले पाई बॉन्ड यहीं रहेंगे 11th क्लास। फिर ये बॉन्ड टूटेगा और ये वाला टूट के यहाँ आ जाएगा। एज अ रिजल्ट Cl पे तो चार्ज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। फिर क्या होगा बच्चों? फिर ये होगा कि यहाँ पे तो Cl के ऊपर डबल बॉन्ड रहेगा ही पॉजिटिव के साथ, लेकिन यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन ये वाला टूट के यहाँ आ चुका है और इसके साथ नेगेटिव लोन पेयर। एंड फाइनली ये यहाँ जाएगा बच्चों और ये यहाँ जाएगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? एज अ रिजल्ट ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेंगे और Cl को अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल जाएंगे, विच प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि हमारे जो डबल बॉन्ड्स हैं वो तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मॉलिक्यूल पे कोई फर्क नहीं होगा। इससे हेलो एरीन बहुत स्टेबल हो जाते हैं। पहली बात तो हेलो एरीन पे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी तरफ बहुत ज्यादा बुलाते हैं। देखो, अगर आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आप किन को अपनी तरफ खींचोगे? आप खींचोगे इलेक्ट्रोफाइल्स को। अगर आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं तो आप किन को अपनी तरफ खींचोगे? तो आंसर है इलेक्ट्रोफाइल्स को। लेकिन हम यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफी डिफिकल्ट हो जाती हैं हेलो एरीन के लिए। क्यों? क्योंकि हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें हेलोजन को हटा के कुछ और लगाना होता है। जैसे लास्ट लेक्चर याद करें SN1 SN2, उसमें हमने क्या पढ़ा कि यार हमें एक न्यूक्लियोफाइल को हटाना है विच इज ऑब्वियसली हेलोजन, और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, चाहे वो OH हो, चाहे वो CN हो, चाहे वो NC हो, चाहे वो NO2 हो, चाहे वो ON हो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो उसको हमें लगाना है। लेकिन पहले हेलोजन को हटाना भी तो पड़ेगा। अब इस केस में अगर मुझे हेलोजन को हटाना है तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि हेलोजन यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, डबल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। रेजोनेंस की वजह से उसका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ से उसे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल होगा, बट बहुत डिफिकल्ट होगा। ये काम किया एक अंकल ने, और उन्हीं के नाम पे इस प्रोसेस का नाम है जिसको डॉस प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है डॉस प्रोसेस। ये टॉपिक दोबारा से आएगा जब हम फिनॉल बनाएंगे, यानी बेंजीन के ऊपर OH लगाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टी में आ रहा है। तो अगर मेरे पास Cl है और मैं इसको हटा के OH लगाना चाहता हूं, तो अभी तक हेलो एल्केन में ये रिएक्शन बहुत आसान होती थी। हम इसके अंदर KOH डाल दिया करते थे एक्वास, यहां से Cl हटता था और OH लग जाया करता था। अभी तक ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से बहुत ईजी तरीके से होती थी।
लेकिन अब अगर मुझे Cl को हटाना है तो बहुत मुश्किलें होंगी। पहली बात तो डॉस प्रोसेस को मैंने बहुत फनी एग्जांपल से ऑफलाइन क्लास में और हमारे बिलीवर्स बैच में समझाया था। उसके लिए आप क्या करें, आप एक चैनल है साइंस एंड फन, अगर आप जानते हैं मेरा चैनल है, सबसे पहला चैनल वही था, वहां पे जाके आप एक वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कंप्लीट वीडियोस की। एक हाइड्रोजन की वीडियो देखेगी, उसके बाद एक नीट का प्रमोशन है, उससे पहले मतलब थर्ड लास्ट अभी लास्ट जो वीडियोस हैं उनमें 2 वीडियो छोड़ के आपको हेडिंग दिख जाएगी जिसमें लिखा हुआ है क्लास में कराई 2 बच्चों की शादी। आप जाके देख सकते हो। डॉस प्रोसेस को एक बहुत फनी एग्जांपल समझाया हुआ है। यहाँ वो एग्जांपल मैं नहीं दे सकता बिकॉज यहाँ बच्चे नहीं है, बट आप वहां जाओगे आप समझ जाओगे। लेकिन आप इतना समझो कि ये रिएक्शन करवाना बहुत डिफिकल्ट है। और क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 atm का प्रेशर देना पड़ता है, विच इज वेरी वेरी आप कह सकते हैं डिफिकल्ट टू प्रोवाइड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। 300 atm नॉर्मली नहीं दिया जा सकता, इसके लिए आपको स्पेशल कुछ मशीनें चाहिए होती हैं। लैब, हमारे स्कूल के लैब में भी ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस रिएक्शन रिक्वायर्स बहुत ज़्यादा कंडीशंस जो कि नॉर्मली देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये तो हुआ ज़बरदस्ती हमने Cl को हटाया और OH को लगाया। ज़बरदस्ती Cl को हटा के OH लगाना इज पॉसिबल। लेकिन क्या मैं इस रिएक्शन को बहुत आसान तरीके से बिना जबरदस्ती करवा सकता हूं? तो आंसर है हाँ, करवाया जा सकता है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखो, ये रिएक्शन करवाना मुश्किल क्यों है? रेजोनेंस की वजह से। इस रिएक्शन को करवाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा आसान तरीके से करवाना चाहता हूं तो क्या मैं इस रेजोनेंस को, इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकता हूं? अगर मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को, इस रेजोनेंस को रोक दिया तो ये रिएक्शन आसान हो जाएगी। अब इस रेजोनेंस को रोकेगा कौन? इस रेजोनेंस को रोकने का काम कौन करेगा? सही सोच रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन खींच सके उसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। तो अगर मैं हेलोएरीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा तो वो इसके रेजोनेंस को ब्लॉक कर देगा। मैंने क्लास में समझाया कि मान लो एक बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ शादी हो रही है तो वो शादी के लिए मना कर देता है क्योंकि इसकी शक्ल पसंद नहीं है। यहीं पे कुछ ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम लोग इसकी शक्ल ही बदल दें, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो फिर ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। वो मेकअप वगैरह का एग्जाम्पल देके मैंने वहां समझाया। अगर आपके पास हो 3-4 मिनट तो आप जाके वो वीडियो चेक करना, ठीक है जी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं इस क्लोरीन के अंदर कहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2, इधर भी मान लो मैं NO2 लगा दूं और इधर भी मान लो मैं NO2 लगा दूं। NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। हमारी केमिस्ट्री में आप जब बड़े हो जाएंगे इन रिएक्शंस को मास्किंग, डीमास्किंग कहा जाएगा कि मैंने पहले क्लोरोबेंजीन को एक मास्क बना दिया NO2 का। अब मैंने जब इसके अंदर KOH डाला एक्वास, तो अब ये जो रिएक्शन है वो हो गई भाई साहब। कोई टेम्परेचर नहीं देना पड़ा, कोई प्रेशर नहीं देना पड़ा और अब Cl हट के OH लग गया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। इस NO2 को बाद में हटाया जा सकता है, अभी हमें वो नहीं पढ़ना। अभी तो हमें ये भी नहीं पढ़ना, अभी मतलब अभी कि NO2 को कैसे लगाएं और कैसे हटाएं। पढ़ेंगे, लगाना अभी सीख जाएंगे 5-10 मिनट बाद, हटाना अगले चैप्टर्स में आगे जाके आएगा। लेकिन द थिंग इज कि NO2 जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसको लगाने से हुआ क्या कि जो रेजोनेंस है वो रुक गया। इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए उसने, रेजोनेंस हो नहीं पाया, रेजोनेंस रुक गया। अब अगर रेजोनेंस हो नहीं पाया, रेजोनेंस रुक गया, तो फिर Cl को हटाना बहुत आसान हो गया बिकॉज Cl का ना हटने का कारण रेजोनेंस ही तो था। अब मैंने अगर वही रोक दिया है तो अब बहुत इजीली रिएक्शन ये हो जाएगी। दिस इज नोन एज मास्किंग एंड डीमास्किंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल है क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कर सकता है ना। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। अब आप अगर इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें तो बताइए इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी पोजीशन पे सबसे ज्यादा आए हैं? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन सी पोजीशंस पे आपको सबसे ज्यादा मिले हैं? तो आंसर, आपको इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिले होंगे ऑर्थो पे और पैरा पे। आपको इलेक्ट्रॉन्स मिले होंगे सबसे ज्यादा ऑर्थो पे, ये देखो ऑर्थो पे
और पैरा पे। आपको इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिले होंगे ऑर्थो पे और पैरा पे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको सबसे ज्यादा ऑर्थो पे और पैरा पे मिल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले कहां आएंगे, ऑर्थो और पैरा पे ही आएंगे। इसीलिए मैं यहां पे एक नोट का पॉइंट लिख रहा हूं, और वो पॉइंट ये है कि हेलोएरीन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए हेलोएरीन्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि हेलोएरीन्स जो हैं अगर उनके सामने इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे तो वो उन्हें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बुलाएंगे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो खिंचा चला आएगा किस तरफ, ऑर्थो और पैरा की तरफ खिंचा चला आएगा। डन है। अब यही कारण है और इसी कारण के ऊपर बेस्ड हमारी अगली सारी रिएक्शंस हैं, जैसे कि हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं। हेलोजिनेशन जैसे कि शायद आपको नाम से ही पता लग रहा हो कि यहाँ पे हम हेलोजिनेशन मतलब कि हेलोजन लगाने वाले हैं, तो हमने इसके अंदर डाला X2। अब क्योंकि हेलोजन एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, तो वो इस बेंजीन की तरफ खिंचा चला आएगा। अब X2 कैसे डालें, आंसर है इसके अंदर सबसे पहली बात तो हम कैटलिस्ट डालेंगे AlCl3, या फिर हम इसके अंदर कैटलिस्ट डालेंगे FeCl3। इसके अंदर हम लोग कैटलिस्ट डाल देंगे AlCl3 या फिर डाल देंगे FeCl3। क्या होगा, सुनने वाली बात है। जो हेलोजन है वो या तो पैरा पोजीशन पे जाएगा और या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, या तो वो जाएगा पैरा पोजीशन पे या तो वो जाएगा ऑर्थो पे। ऑब्वियस सी बात है, यहां से H निकलेगा और एक हेलोजन लगेगा, और यहां से जो H निकलेगा वो बचे हुए एक, क्योंकि 2 X हैं, बचे हुए एक X के साथ निकल के HX बना देगा, वो तो है ही। यहां से एक हेलोजन निकलेगा और उसके बदले में X लग जाएगा, वो है ही, और HX का लॉस। लेकिन हेलोजन ऑर्थो पोजीशन पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है। अब 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में से जो पैरा पोजीशन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब पैरा पोजीशन ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि पैरा में आप कह सकते हैं सिमेट्रिक होता है, एक फंक्शनल ग्रुप इधर है एक फंक्शनल इधर है, लैटिस स्टेबल रहता है ड्यू टू सिमेट्री। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा ज्यादा अमाउंट में बनता है, यानी कि मेजर अमाउंट में बनता है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कम अमाउंट में बनता है, यानी कि माइनर अमाउंट में बनता है। तो ये वाला प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा बनेगा विच इज मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट हमेशा कम बनेगा विच इज माइनर। हमेशा ऐसा होगा, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, उसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर और माइनर। जैसे कि अब आप यहाँ देखो नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, हम NO2 लगाते हैं। अब NO2 लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, अब हम इसके अंदर निट्रिक एसिड यानी कि HNO3 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बस ध्यान रहे यहाँ पे H2SO4 एक कैटलिस्ट होता है, और जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ाएंगे आपको, हम मैकेनिज्म सारे एक साथ करते हैं, जब इसका मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि HNO3 की जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी कम ली जाती है और H2SO4 की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा ली जाती है। बस ये ध्यान रखना कि HNO3 हमारा रिएक्टेंट है, लेकिन H2SO4 इस केस में हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करता है। अब रिएक्शन में होता क्या है, HNO3 में से NO2 निकल जाता है। अब NO2 जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो आके लगेगा अगेन पैरा पोजीशन पे, या तो वो आके लगेगा अगेन ऑर्थो पोजीशन पे। अब अगर HNO3 में से NO2 अलग हो गया तो O और H बच गया, है ना। आप अगर HNO3 में से NO2 निकाल दो तो एक और एक H, तो OH, और यहां से निकलेगा H। अब H और OH जब निकलते हैं तो किसका लॉस हो जाता है, H2O का। अब H और OH जब निकलते हैं तो किसका लॉस हो जाता है, OH का लॉस यहाँ पे हो जाता है। तो दिस इज द रिएक्शन बेसिकली, ठीक है जी। अगेन NO2 वाला मेजर होगा, क्यों मेजर होगा, मेजर इसलिए होगा क्योंकि ये पैरा है, और पैरा वाला ड्यू टू सिमेट्री इन लैटिस ज्यादा स्टेबल होता है। वहीं पे अगर इसकी बात करें तो ये वाला एज कंपेयर टू
दिस वन अनस्टेबल है ना, तो जिसकी वजह से कम अमाउंट में बनेगा एंड हेंस ये माइनर प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। ओके हमेशा ऐसा होगा कि ऑर्थो वाला माइनर होगा और पैरा वाला मेजर। और अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट्रेशन हो रहा है और HNO3 यहाँ पे हमारे लिए रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, लेकिन H2SO4 हमारे लिए कैटलिस्ट है। ऐसा क्यों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगली रिएक्शन में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि अगली में हमें क्या करानी है, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सल्फोनेशन में हम SO3H लगाना चाहते हैं, इसके लिए अगेन हम इसके अंदर H2SO4 और HNO3 डालते हैं। अब कमाल की बात ये हो गई कि इस केस में HNO3 जो है वो हमारे लिए कैटलिस्ट हो जाएगा। खेल अगेन कंसंट्रेशन का है। इस बार हम H2SO4 के कंसंट्रेशन कम लेंगे, जो करवाना होता है उसकी कंसंट्रेशन कम लेते हैं, वो हम रिएक्शन में समझेंगे। तो H2SO4 की कंसंट्रेशन कम और HNO3 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगेन अभी उस पर फोकस नहीं है, फोकस है कि सल्फोनेशन कराना है। अब H2SO4 में से अगर मैं SO3H ले गया, कमेंट सेक्शन में बताना, H2SO4 में से अगर मैं SO3H निकाल के ले गया तो क्या बचा, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या बच गया। सही कह रहे, अगेन वही OH। यार मुझे पता है ये वीडियो लाइव नहीं है, स्ट्रीम है, फिर भी आंसर दिया करो यार, फील आती है, ऐसा मत किया करो। ओके चलिए, तो क्या यहां पे अगर मैं H2SO4 में से SO3H ले जाऊंगा तो क्या OH वापस से बच जाएगा? हाँ भाई, और हमें लगाना क्या है, SO3H लगाना है। तो आओ जी SO3H लगा दें। तो अगर हमारे पास ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, मैं यहाँ पे Cl ले रहा हूँ, अगेन कोई भी हेलो एल्केन, कोई भी हेलो एरीन के लिए रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने Cl, अब यहाँ पे मुझे मिल गया है SO3H, ऑर्थो पे भी मिलेगा और पैरा पे भी मिलेगा, है ना। तो ये हमारे पास हो गया पैरा और ये हमारे पास हो गया ऑर्थो। अब SO3H यहाँ से निकल गया, OH बच गया, OH और बेंजीन से निकला होगा H, तो अगेन किसका लॉस हो गया होगा, H2 का। अब जल्दी से बता दो कौन सा वाला मेजर है और कौन सा वाला माइनर है। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, मेजर। मेजर क्यों होगा, क्योंकि ये पैरा है और वो सिमेट्रिक है, और ये माइनर है तो ये अनसिमेट्रिक है और तो है ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत प्यारी प्यारी रिएक्शंस। ओके डन 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 डन। चलिए आगे बात करें। अब बात करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बच्चों, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब शायद आपको याद हो फ्रिडल क्राफ्ट जो कि एक अंकल जी का नाम है, इन्होंने 2 रिएक्शंस करवाई थी। एक रिएक्शन इन्होंने करवाई थी जिसको बोला जाता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लोग एल्काइलेशन करवाते हैं, यानी कि एल्काइल ग्रुप ऐड करवाते हैं उसके अंदर। तो ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है कोई भी, और हम इसके अंदर डाल देंगे RCl। R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे वो वाला R आपको लेना है जो आपको लगाना है, जो भी एल्काइल ग्रुप आपको बेंजीन पे लगाना है, हेलोएरीन पे लगाना है, वो यहाँ पे आपको R के फॉर्म में ले लेना है। और यहाँ पे कैटलिस्ट जाएगा AlCl3। शायद आपको पता ही हो, पीछे वाली में मैं आपको शायद बताना भूल गया, पर पता ही होना चाहिए AlCl3 हमेशा एनहाइड्रस रहता है। AlCl3 जो रहेगा वो हमेशा एनहाइड्रस रहेगा। ऐसे यहाँ पे भी AlCl3 हमेशा क्या रहेगा, एनहाइड्रस। आई होप आपको पता हो, एनहाइड्रस का मतलब होता है पानी किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। एक तो होता है ड्राई, ड्राई का मतलब है वाटर, वाटर की फॉर्म में ना हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में हो, डॉट फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ एनहाइड्रस की, तो पानी किसी भी प्रकार में नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से कहने का मतलब है किसी भी प्रकार में नहीं होना चाहिए। डन। अब अगर हमने इसके अंदर एल्काइलेशन कराई तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है। एल्काइल ग्रुप जो है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो पैरा पोजीशन पे, वो पैरा पोजीशन पे या फिर वो ऑर्थो पोजीशन पे जाके लग जाता है। वो पैरा पोजीशन पे या फिर वो ऑर्थो पोजीशन पे जाके लग जाता है। और यहां से निकलता है बच्चों H और यहां से निकलता है Cl, HCl का लॉस हो जाता है।
अब एक स्लाइड अगर यहाँ बची है तो मैं एग्जांपल नहीं, अब आप समझ जाओ यहाँ पे R की बजाय CH3, R की बजाय CH3CH2, R की बजाय CH3CH2, कुछ भी कितने भी कार्बन का एल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, इवन ब्रांच्ड भी। ये हमारे लिए हो जाएगा मेजर और ये हमारे लिए हो जाएगा माइनर। डन है बच्चों, तो ये खेल रहता है, ठीक है। अब फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के साथ साथ एक और रिएक्शन होती है जिसको बोला जाता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसको एसिटाइलेशन भी कहते हैं। इसमें हम लोग कौन सा ग्रुप लगाते हैं, एसिटाइल ग्रुप लगाते हैं। एसाइलेशन में हम लोग एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे लगाते हैं। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, अगर नहीं पता हो तो मैं यहाँ लिख दूं, एसाइलेशन में हम ऐड करते हैं एसिटाइल, यानी R के साथ C डबल बॉन्ड O भी लगा होता है, यानी R तो होता ही है लेकिन साथ साथ C डबल बॉन्ड O भी अगर लगा हो, C डबल बॉन्ड O भी अगर लगा हो, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करवाने वाले हैं। कैसे ऐड कराने वाले हैं आओ देखें। ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ अगेन हेलोजन लगा हुआ है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे R अगेन कितने भी कार्बन का हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ डाल देंगे Cl, अगेन कैटलिस्ट जाएगा AlCl3 एनहाइड्रस। अब होगा क्या, यहां से Cl हट जाएगा और बचेगा एसिटाइल ग्रुप, और उस केस में हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R नीचे बेंजीन पे लग जाएगा, कौन सी पोजीशन पे, पैरा, और ये ऑर्थो पोजीशन पे भी जाके लग सकता है। तो C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लग जाएगा, R ऊपर जाके। अब अगेन लिखने की बार बार क्या जरूरत है, ये होगा मेजर, ये होगा माइनर। एक्चुअली मेरे पास जगह भी नहीं है इसलिए मैंने बोल दिया। अबे यार ठीक है, लो यहां लिख लेते हैं यार, ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। लो यार तुम भी क्या याद रखोगे, मैंने जगह बना ली बच्चों, ठीक है। अब यहां से क्या निकलेगा, हेलोजन इधर से, और इधर से निकलेगा हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन या इधर से कहीं से भी, और इधर से निकलेगा हेलोजन। तो किसका लॉस हो जाएगा बच्चों, HCl का लॉस हो जाएगा। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम असाइल ग्रुप लगाते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है बच्चों, ठीक है, डन है। तो ये जो बोर्ड पे हमने रिएक्शन लिखी हुई है, इनमें से कोई एक रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में मिलने वाली है बच्चों, ठीक है बच्चों, डन है बच्चों। चलो अब हमारे पास आखिरी 2 रिएक्शन आ रही हैं, और आखिरी 2 रिएक्शन के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ बातें करेंगे उसके बाद। लेकिन उससे पहले फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन नेम रिएक्शन थी, भूलिएगा नहीं। ऐसी एक और नेम रिएक्शन आ रही है हमारे पास, विच इज फिटिग रिएक्शन। क्या आपको वुड्स रिएक्शन याद है? वुड्स रिएक्शन में हमने RX के अंदर सोडियम लिया था इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सेम यहां पे भी वही काम करने वाले हैं, सेम यहां पे भी वही काम करने वाले हैं, बस फर्क ये है कि फिटिग रिएक्शन वुड्स ही है, फिटिग रिएक्शन एग्जैक्टली वुड्स रिएक्शन ही है। बस फर्क किस बात का है कि यहाँ पे हम काम बेंजीन के लिए कराने वाले हैं इंस्टेड ऑफ फेरिक। यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा कि अराइल हैलाइड्स आल्सो गिव एनालॉग कंपाउंड, यानी सेम कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर इन विच 2 अराइल ग्रुप्स आर जॉइंड टुगेदर, इट इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। यानी आप कह सकते हो ये बेंजीन की वुड्स रिएक्शन ही है। आओ समझें, मान लो हमारे पास एक हेलो एरीन है, मैं हेलो एरीन इस बार जान के ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है और इसके अंदर मैंने सोडियम डाला। एक्चुअली इसके भी 2 मॉलिक्यूल डालने होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स अलग, 2 मोल्स डालने होते हैं, और दोनों मोल्स को मैं अभी फिलहाल यहाँ पे अलग अलग दिखा रहा हूँ जान के, ऑल दो ये 2 करके लिखना होता है। अब इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर मैं इनको डालता हूँ तो क्या होगा, वुड्स रिएक्शन में क्या हुआ था, ये जो सोडियम है ये दोनों X को लेके निकल जाएगा और किसका लॉस करवा देगा, 2NaX का, ये तो आपको पता ही है। लेकिन वहां पे क्या होता था, R जो था एल्काइल ग्रुप R के साथ, यानी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता था, R के साथ जुड़ जाता था, लेकिन यहां पे बेंजीन के साथ बेंजीन जुड़ जाएगा मेरे बच्चों। कुछ हथ चांदी चमकाना चाहते ने, कुछ तेनु फड़ थले, और ये देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, कुछ भी कह लीजिए, यानी बेंजीन बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। तो जैसे ही ये रिएक्शन हम लोग देखते हैं हमें याद आती है बच्चों वुड्स रिएक्शन की, क्योंकि ये वुड्स रिएक्शन जैसा ही है, बस एल्काइल ग्रुप के बजाय यहाँ पे अरीन यानी अराइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आप कह सकते हो फिटिग रिएक्शन, दिस इज
सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन बट फॉर, आप कह सकते हो, अराइल ग्रुप। यानी ये बेंजीन के लिए वैलिड है, बस अरीन के लिए वैलिड है, ऑल दो ये रिएक्शन है तो वुड्सी है, तो ये रिएक्शन वुड्सी। डन डना डन डन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो, अब अभी हम वुड्स की बात कर रहे थे कि वो फिटिक से थोड़ा सा एनालॉग है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन आ गई विच इज वुड्स फिटिक। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हम एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन को आपस में रिएक्शन कराते हैं। एक हो गया हेलो एल्केन, एक हो गया हेलो एरीन, तो एक हिस्सा हो गया वुड्स का, एक हो गया फिटिक का, दोनों को मिला देते हैं। अ मिक्सचर ऑफ एन एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड गिव्स एन एल्काइल अरीन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर, इट इज कॉल्ड वुड्स फिटिक। यानी कि अगर मैं दोनों बेंजीन ले लूं और उसके अंदर Na डालूं तो बेंजीन बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, और अगर मैं दोनों एल्काइल ग्रुप ले लूं तो फिर मुझे एल्केन मिल जाएगा, वो भी डबल नंबर ऑफ कार्बन्स का, है ना। लेकिन अगर मैं एक क्या ले लूं, हेलो एरीन, और एक क्या ले लूं, हेलो एल्केन, और इसके अंदर अगर मैं ड्राई ईथर डालता हूं तो यहां से अगेन Na जो है वो X को तो लेकर निकलेगा, मतलब यहां से 2NaX का तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन बेंजीन के ऊपर बच्चों लग जाएगा R, यानी कि एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक हिस्सा हमने यहाँ पे वुड्स का लिया, ये वाला, और एक फिटिक का लिया। अगर एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मान लो Cl लगा हुआ है और आपने यहाँ 2Na लिया है, और यहाँ पे आप CH3 CH2 Cl ले लेते हो, और आप इसके अंदर ड्राई ईथर, ड्राई याद है ना, क्यों, पानी नहीं होना चाहिए, सोडियम धमाका कर देगा बच्चों। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, Na जो है वो दोनों हेलोजन को लेके निकल जाएगा, तो बना देगा 2NaCl। क्या बना देगा, 2NaCl। और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के ऊपर जो Cl लगा हुआ था वो हट जाएगा, और CH2CH3 बच्चों, CH2CH3 का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारी जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ेगी, और आप कह सकते हैं बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है बच्चों वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन सारी हो गई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उससे पहले ऑब्वियसली बात है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा IUPAC। शुरुआत से याद करें तो पहला दिन IUPAC और प्रिपरेशन, दूसरा दिन भी प्रिपरेशन और कुछ हद तक फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरा दिन हमारा गया केमिकल प्रॉपर्टी, चौथा दिन भी हमारा गया केमिकल प्रॉपर्टी, और पांचवा दिन आज हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। तीसरा और चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन था, आज हमने हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिन पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर आपको कन्वर्जन या फिर एनसीईआरटी के सवाल निपटाने हैं तो कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहले तो आप, अच्छा स्लाइड ही खत्म हो गई है क्या, एक स्लाइड यहाँ पे ले लेते हैं, पक्के फेम दे मुसीबत था मर्दाते पैंदी रहंदी है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बच्चों यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहली बात बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऑल नेम रिएक्शंस, सारी नेम रिएक्शंस तो इंपॉर्टेंट है, वो तो बोलने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन में कोई भी कभी भी किसी भी दौरान काम आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं बीटा एलिमिनेशन, मैं बोल रहा हूं, आप खुद समझोगे जब आप एनसीईआरटी करोगे कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो कि एक नेम रिएक्शन नहीं है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको अंदाजा भी नहीं है। आधी से ज्यादा कन्वर्जन में बीटा एलिमिनेशन और मार्कोवनी और एंटी मार्कोवनी लग रहा है। मार्कोवनी और एंटी मार्कोवनी तो नेम रिएक्शन में आ ही गया, मार्कोवनी और एंटी मार्कोवनी तो नेम रिएक्शन में आ ही गया ना, उसको तो मैंने वहां लिखा ही नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ऐसे कन्वर्जन में एक तो हेलोजिनेशन, और आज हमने जो रिएक्शन पढ़ी फ्रियल क्राफ्ट रिएक्शंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस में। अब दो रिएक्शन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसने हमें फ्लोरीन, हालांकि वो नेम रिएक्शन में आ गई, कौन कौन सी, फिंकरस्टीन और स्वार्ट्ज, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूं। लेकिन एक और रिएक्शन अगर आपको याद हो, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन यूजिंग KI,
ये रिएक्शन भी बहुत, क्योंकि इकलौती ऐसी रिएक्शन है जिसने बेंजीन के ऊपर हमें आयोडीन लगा के दिया। ये इकलौती रिएक्शन है बच्चों जिसने बेंजीन के ऊपर क्या लगा के दिया, आयोडीन। ऑल दो बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगाने का भी इकलौता तरीका बाल शीमनी था, लेकिन वो तो नेम रिएक्शन के अंदर इंक्लूड हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो नेम रिएक्शन में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये सारी रिएक्शन जो है वो हमारे कन्वर्जेंस में हमें बहुत ज्यादा काम आएंगी। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2 में जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि रेट के ऊपर, है ना, रेट कि भैया किसका रेट ज्यादा है किसका रेट कम है। दो ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसका रेट SN1 का ज्यादा है, SN1 का इसका ज्यादा है, SN2 में इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। ये सवाल भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है और आप सब जानते हैं एनसीईआरटी में 4 या 5 क्वेश्चन तो इसी के ऊपर हैं। दो मॉलिक्यूल दे दिए, पूछ लिया SN1 और SN2 किस में फास्ट होगी। कई बार रीजन भी पूछ लेते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में रीजन नहीं पूछा हुआ है। तो ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं इस चैप्टर को एग्जाम में याद करूं, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं इसको एग्जाम के दिनों में याद करूंगा ये हो जाएंगी, मैं तो बाहुबली हूं, KGF का मैं रॉकी भाई हूं, ऐसा नहीं होता है। आपको ऑर्गेनिक पे अगर पकड़ बनानी है, हर होशियार बच्चा जिसने ऑर्गेनिक पे पकड़ बनाई है उसने रिएक्शंस को शुरू से फर्स्ट डे से याद किया है, जो कि मैं आपको इस चैप्टर की शुरुआत में बोल चुका हूं। बाकी आपकी मर्जी है यार। ठीक है जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।